नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। जाने माने फिल्मकार यश चोपड़ा नहीं रहे। यश चोपड़ा ने अपने आधी सदी के फिल्म करियर में कुछ ऐसी चुनिंदा फिल्में बनाई जिससे भारतीय जनमानस अछूता नहीं रह सका। धूल का फूल से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर बदलती हुई समाजी सच्चाइयों और हसरतों की निशानदेही करता है। यश चोपड़ा ने फिल्मों को अपनी पेशागत मजबूरी कभी नहीं माना, बल्कि अपनी धारणाओं को समय की धार पर हमेशा नया बनाते हुए वो फिल्में बनाई जिनके न बन पाने तक उनमें एक बेचैनी सी रहती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके कदरदानों की तादाद हमेशा बढ़ती रही। विभाजन की त्रासदी हो या रिश्तों की पेचीदगी, राजनीतिक उथल पुथल हो या व्यक्ति का अकेलापन, यश चोपड़ा ने हर उस विषय को उठाया जो समाज को दोराहे पर खड़ा करता है। यश चोपड़ा का सिनेमा बनी बनाई मान्यताओं और नैतिकताओं पर जरूरी सवाल उठाता है और लोकप्रियता के मुहावरों को बरकरार रखते हुए संजीदा सवाल छोड़ जाता है। आज यश चोपड़ा हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे बीच उनकी वो विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाएगी। क्या है जो यश चोपड़ा को खास बनाता है? यश चोपड़ा का सिनेमा और उनकी विरासत पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच हैं अनवर जमाल, जो कि मशहूर फिल्मकार हैं, एना MM वेटिकार्ड, जो कि फिल्म समीक्षक हैं, और नीलेंदु सेन, मीडिया कर्मी और लेखक। आप सभी का स्वागत है। बातचीत शुरू करें उससे पहले यश चोपड़ा के फिल्मी सफरनामे पर एक नजर डालते हैं। यश राज चोपड़ा, पटकथा लेखक, निर्माता और निर्देशक। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसके बगैर हिंदी फिल्मों की कहानी बिल्कुल अधूरी है। अपने फन में माहिर यश चोपड़ा ने वास्तविकता और सच्चाइयों को रूबरू कराती कई फिल्मों का निर्माण किया। यश चोपड़ा की पैदाइश पाकिस्तान के लाहौर में हुई, लेकिन आजादी के बाद उनका परिवार हिंदुस्तान आकर बस गया। बड़े भाई B.R. चोपड़ा थिएटर और फिल्मों में पहले से थे, लिहाजा बतौर सहायक निर्देशक उन्होंने अपने करियर की शुरुआत I.S. जौहर के साथ की। नया दौर जैसी बेहतरीन फिल्मों में वो सहायक निर्देशक भी रहे। साल 1959 में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म धूल का फूल प्रदर्शित हुई, जिसकी खूब तारीफ हुई। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इसके बाद यश चोपड़ा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने सामाजिक विषयों से लेकर ड्रामा, एक्शन, रोमांस, हर तरह की फिल्में बनाई, जिनमें धर्मपुत्र, वक्त, दीवार, सिलसिला, कभी कभी, चांदनी, दिल तो पागल है और वीर ज़ारा जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रहीं। शाहरुख खान के साथ जब तक है जान उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई, जिसका उन्होंने निर्देशन किया। अपने 5 दशक से ज्यादा के फिल्मी करियर में यश चोपड़ा ने कई तरह के प्रयोग भी किए। उन्हें साल 2001 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। यश चोपड़ा की विरासत और उनका सिनेमा पर बातचीत के लिए शुरुआत करते हैं एना आपके साथ। यश चोपड़ा की फिल्मों को आपने अपने इस फिल्मी जो आपकी स्टडीज हैं उसमें क्या पाया? पहली बात की मैं कहना चाहूँगी कि लोग आजकल यश चोपड़ा को किंग ऑफ रोमांस मानते हैं। ये सही है कि उन्होंने रोमांस को जिस तरीके से देखा और जिस तरीके से दर्शाया वो बहुत ही अलग था, लेकिन सिर्फ उनको किंग ऑफ रोमांस कहना ये उनकी विरासत के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि उन्होंने एक्शन भी किया था, उन्होंने थ्रिलर किया था, मिस्ट्री किया था, और जैसे जिस फिल्म से उन्होंने अमिताभ बच्चन के करियर को एक रास्ता दिया,
दीवार, उसको हम रोमांस नहीं कह सकते। जिस फिल्म से उन्होंने शाहरुख खान के करियर को एक नया मोड़ दिया था, डर, उसको ऑब्वियसली हम रोमांस नहीं कह सकते। हर फिल्म में रोमांस का एक एंगल था, लेकिन उनको किंग ऑफ रोमांस कहने के बजाय हम उनको किंग ऑफ वर्सेटिलिटी कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने सभी जॉनर्स के साथ काम किया है। और उनकी खासियत ये थी, वो 80 साल के थे, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि उम्र के बढ़ने के बावजूद वो इस पीढ़ी के लोगों के विचारों के साथ भी वो आउट ऑफ टच नहीं रह गए। वो जानते थे कि आजकल के ऑडियंस को भी क्या चाहिए। ये उनकी खासियत। जैसा कि ऐना ने कहा, नीलेंदु, आप भी कुछ इसी तरह की बात शायद मानते हैं, क्योंकि कई बार कोई एक वर्ड ऐसा कॉइन कर लिया जाता है और एक आदमी पर इतनी बार कहा जाता है कि उसी पर क्लीशे हो जाता है। मैंने आज अपने ब्लॉग में भी लिखा, फेसबुक में भी मैंने पोस्ट किया जी कि जब ऐसा होता है तो उससे बड़ा सबवर्सिव मूव और कुछ नहीं है। एक बहुत बड़े फिल्म मेकर के लिए उसकी वर्सेटिलिटी को अगर आप सिर्फ एक लेंस में दें, जैसे ऐना जैसा कह रही थी, तो वो बहुत गलत चीज़ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज 2012 में यश जी इंतकाल फरमा गए, लेकिन ही वॉज द लास्ट डॉन ऑफ बॉलीवुड। मेरे हिसाब से आज 80 साल की उम्र होते हुए भी उनकी जो पकड़ थी युवा दिलों पर या युवा नब्ज पर, वो उतनी ही पुख्ता और कायम थी जितनी 1975 में दीवार बनाते हुए थी। बहुत फर्क आ गया है सोच में, जनरेशन में, हालात में, देश के हालात में, सामाजिक हालात में, हर चीज़ में। लेकिन वहाँ मुंबई में बैठ के कई लोग जो है आउट ऑफ टच हो जाते हैं। यश जी नहीं हुए, इसीलिए उनकी विरासत की जब हम बात करेंगे, तो आगे जब हम और बात करेंगे उनकी विरासत की, तो न सिर्फ उनकी फिल्में हैं, बट एक दूरदर्शिता जो उन्होंने दिखाई और इतने फिल्म मेकर्स खड़े किए, इतने करियर्स बनाए कि आज बॉम्बे में अगर न होते यश तो क्या होता। बिल्कुल, जैसा कि नीलेंदु ने कहा, अनवर, आप खुद यश चोपड़ा के साथ बहुत नज़दीकी से जुड़े रहे और अभी हाल ही में किसी फंक्शन में आपने कहा कि वो आपके फंक्शन के वो चीफ गेस्ट भी थे। नज़दीकी से जब आपने उन्हें देखा तो इस बात की आप क्या वजह पाते हैं कि पीढ़ियां बदलती जाती हैं लेकिन उनकी संवेदनाओं के साथ वो सीधे तौर पर जुड़ पाते हैं? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आपकी विरासत है, अगर आप अपनी ज़मीन नहीं भूलते और आपको ये मालूम है कि उसमें उम्र का कोई नहीं है कि आप कितने बरस के हैं, असल में कहीं ना कहीं 32 की उनकी पैदाइश है और लाहौर में उनका जन्म हुआ, उसके बाद पार्टीशन को देखा, बिल्कुल एक युवा जिस तरह से पार्टीशन को देखता है, और भारत में जो बचा हुआ पंजाब इधर का है उसमें आकर के परिवार बसा और सब कुछ। तो आप उनकी पहली फिल्म देख लीजिए, धूल का फूल, कि जिसमें एक हिंदू बच्चा है और एक मुस्लिम फैमिली के बीच में, वो उस संवेदना से आप समझें कि वो और उसमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस शायद भाई का रहा होगा, क्योंकि जितनी भी सामाजिक यथार्थ की फिल्में या विषय हैं वो उनके भाई के पास, अगर आप सारी फिल्में देखें तो वो इन्फ्लुएंस था। लेकिन जो सेकंड फिल्म है फिर 1961, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, और ऐना मुझे ठीक कर दीजिए अगर गलती हो, इसमें शशि कपूर की वो पहली फिल्म थी धर्मपुत्र उनकी शशि कपूर की पहली फिल्म है, और वो पार्टीशन के ऊपर ही है, और जिस तरह से उसका विरोध हुआ वो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी घटना थी जो उनके दिल को चोट पहुंची थी कि ये कैसे संभव है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी से एक इतना बड़ा समाज और लोग गुजर जाएं और उस पर क्रिएटिव ढंग से कोई एक्सप्रेस करे और उस पर इतना विरोध हो। तो अलग अलग समय पर जो हम समाज की व्याख्या करते हैं, अगर आप वो देखें तो वो समझ गए थे कि भारत में अगर काम करना और भारत की मानसिकता को समझना है तो जो चीज़ उनको लगातार बनाए और खड़ा रखेगी वो कहीं ना कहीं वो चीज़ है जहाँ पर इमोशन एक लव की पेरिफेरी में कहीं ना कहीं मतलब कि शुरुआत जिनकी होगी और अंत होगा। ये दीवार का जिक्र किया इन्होंने, तो दीवार जो है सलीम जावेद और उनकी जिस तरह से एक भारत का जो एक लेफ्ट मूवमेंट कह लीजिए या उससे उपजे हुए
अंतिम पीढ़ी के वो लोग जिसमें साहिर नहीं थे और बलराज साहनी भी नहीं थे, लास्ट जो सलीम और इनकी जो अप्रोच थी, तो कहीं ना कहीं उनकी चेतना में वो सब चीज़ें थी। तो हम इसको दो तरह से देख सकते हैं यश जी को, एक दीवार तक और एक दीवार के बाद का यश चोपड़ा। राज्यसभा टीवी का ये प्रोग्राम है देश देशांतर, और देश देशांतर में हम बातें कर रहे हैं आज यश चोपड़ा के सिनेमा और उनकी विरासत के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में जो पैनल मौजूद है, उसके अलावा बॉम्बे से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सुभाष घई, जो कि मशहूर फिल्मकार हैं। फिलहाल ऐना आपके पास आते हैं। जैसा कि अनवर ने कहा कि ये जो विभाजन की जो ट्रेजेडी है वो भी उनकी फिल्म को एक अनोखा बनाती है, और उनके कंसर्न को उस तरह एक सोशली एक जो उसका इंटरफेस है, आप जब उनकी इस जर्नी को देखती हैं तो सिर्फ एक विस्थापित आदमी ही नहीं, बल्कि वो लगातार किस तरह जो हिंदुस्तानी समाज बदल रहा है उसकी चिंताओं के साथ वो लगातार किस तरह जुड़े रहते हैं, इस पर आप क्या कहती हैं? एक वक्त ये भी आया जब उन्होंने एक फिल्म बनाई, लम्हे नाम की फिल्म, और आज भी कहा जाए उस वक्त क्रिटिक्स को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे ये नहीं चला। और उस वक्त भी और आज भी लोग कहते हैं, और ये सही है, कि वो फिल्म अगर आज बनती तो शायद बॉक्स ऑफिस पे चलता। जब नीलेंदु उनकी दूरदर्शिता के बारे में कह रहे हैं तो मैं उसी फिल्म के बारे में सोच रही थी, क्योंकि समाज में जो चेंजेस आने, फिल्म बनाने वालों के दो फर्ज होते हैं। समाज में जो चेंजेस आ रहे हैं वो उनको क्रॉनिकल करते हैं, लेकिन समाज में जो चेंजेस आने चाहिए उनको फिल्म वालों को उस चेंजेस की तरफ भी देखने चाहिए। ऐसा नहीं कि बाय द वे कि रोमांस बनाने में कोई कमी है, ऐसा नहीं कि रोमांस बनाने वाला निर्देशक कम है सामाजिक फिल्मों को बनाने वाले निर्देशक से, लेकिन रोमांस को भी जिस तरीके से उन्होंने देखा, उनका नजरिया ही अलग था। उन्होंने जिस तरीके से औरतों को अपने फिल्मों में दिखाया, कभी वल्गैरिटी नहीं थी, ऐसा नहीं कि किसी ने कभी छोटे कपड़े नहीं पहने, लेकिन जो भी एक्ट्रेस जिन्होंने भी उनके साथ काम किया, उनको ये कॉन्फिडेंस थी कि किसी कैमरा एंगल को लेके या किसी अजीब तरीके से शूट करके वो उस लड़की को चीप नहीं दिखाएंगे। तो वो मॉडर्न थे लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल, और वो महिलाओं को रिस्पेक्ट करते थे। और उनके सभी फिल्मों में आप देखेंगे कि एक बहुत ही मॉडर्न अप्रोच था, समाज को देखने का एक मॉडर्न अप्रोच था। तो वो धर्म से जो हमारा देश विभाजित हुआ है, और अभी भी हमारे देश में जितने टेंशन्स हो रहे हैं, और उस वक्त जब कितने सालों बाद लोगों ने नाजायज बच्चों पर फिल्म बनाए हैं, लेकिन उस वक्त 1959 में उन्होंने इस विषय पर फिल्म बनाने की सोची। इसका मतलब यह है कि उनका कितना फॉरसाइट था और वो कितने फॉरवर्ड थिंकिंग थे। और इसलिए आजकल के बच्चे भी, ऐसा नहीं कि कोई सोच रहा है कि अरे यार शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा ने फिल्म बनाया तो हमें नहीं देखना। कोई भी नहीं है फिल्म समीक्षक या आज के ऑडियंस जो सोच रहे थे कि किसी बुजुर्ग ने फिल्म बनाया है तो हमारे लिए नहीं है, हमारे माता पिता के लिए बनाई होगी। सब लोगों की ये कॉन्फिडेंस है कि अगर यश चोपड़ा ने बनाया है फिल्म तो ये एंटरटेनिंग होगी ही। सुभाष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि जो फिल्म बनकर सामने आती है वो तो एक होती है, लेकिन जब खुद यशराज जी काम कर रहे होते हैं तब आपने क्या पाया कि वो अपने क्रू के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ किस तरह पेश आते रहे? क्योंकि अभी शाम को मुझसे गुलजार साहब ने कहा कि जिन लोगों ने उनको काम करते हुए नज़दीक से नहीं देखा वो नहीं जान सकते कि उनकी फिल्में कैसे उस तरह की बन पाती हैं जैसी उनकी हैं। देखिए, मैं यश जी के साथ जुड़ा हूँ जबकि 1970 की बात है। मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से आया और मैं एज एन एक्टर बतौर में उनके ऑफिस में जाता था काम मांगने के लिए, रोल लेने के लिए, और बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। और तब से वो जो जर्नी है आज तक हमारी जर्नी जो है बिल्कुल क्लोजली रही है, क्योंकि उन्होंने मेरे हर राइज एंड फॉल को देखा है। मुझे एक्टर बनते हुए देखा, राइटर बनते हुए देखा, डायरेक्टर बनते हुए देखा, प्रोड्यूसर, एजुकेशनिस्ट, सब कुछ बनते हुए देखा, और हर इवेंट में वो मेरे साथ थे। और मैं उनके साथ तकरीबन जो काम करते हुए मेरा ताल्लुक था वो हमारा एक राजकमल स्टूडियो होता था, जहाँ मेरी फिल्म की भी मिक्सिंग होती थी और उनकी फिल्म की भी मिक्सिंग होती थी। और हमारी मुलाकात उन दिनों में 15-20 दिन काफी क्लोजली रहती थी। हालांकि हमारी मुलाकात हमेशा रहती है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यश जी जो थे वो उन्होंने अपने ही किस्म की फैंटेसाइज
वर्ल्ड ऑन स्क्रीन पैदा किया। अगर आप देखें तो उनकी जो सेंसिबिलिटी है और जो एस्थेटिक्स है वो अपने ही तरीके से बहुत स्टैंडर्डाइज रहे हैं, बहुत स्टैंडर्ड रहे हैं। चाहे वो कलर हो या कैमरा हो या कॉस्ट्यूम हो या स्टार कास्ट हो, वो हमेशा कहते थे कि मुझे खूबसूरती पसंद है सुभाष, मैं हर चीज को खूबसूरत दिखाना चाहता हूँ, जो वेदना है उसको भी मैं कितने खूबसूरती से भी दिखा सकता हूँ, मैं यही कोशिश करता हूँ। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा कि उनके प्रेम श्रृंगार रस, भरपूर श्रृंगार रस से भरी हुई फिल्में हैं और वेदना से भरी हुई फिल्में हैं, विरह रंग से भरी हुई फिल्में हैं, लेकिन कहीं भी कलर उसका जो है वो कहीं भी गाढ़ा नहीं, क्योंकि वो कहते थे कि सिनेमा एक ऐसी चीज है जहां पर हमारे लोग बैठ के उस दुनिया को भूल जाना चाहते हैं जिस दुनिया से वो आए हैं। 3 घंटे के बाद ही हम उस दुनिया में उनको भेजेंगे जो उनको सामना करना पड़ेगा। सुभाष जी, उनकी जो परिभाषा थी सिनेमा के लिए वो डेफिनेटली अलग थी। अब ये जरूर है कि भाई उन्होंने जो उसके अंदर कल्चर पैदा किया, वो कल्चर आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को कितना उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, मैं आपको बता सकता हूँ। उन्होंने मनुष्य जीवन में एक प्रेम रस क्या होता है, उसका आनंद क्या होता है, ये उन्होंने डालने की, समझाने की बहुत कोशिश की अपनी फिल्मों द्वारा। या समझिए कि हो गई क्योंकि उनको पसंद था। वो वायलेंट फिल्में नहीं बनाना चाहते थे, और अगर है तो भी उन्होंने एक ड्रामेटिक फिल्म बनाई, जैसे कि दीवार बनाई। दीवार में एक सोशल इशू था, दीवार में एक ड्रामेटिक फिल्म थी। मुझे मालूम है कि उन्होंने मुझे बताया था कि मैं दीवार जब फिल्म मुझे सलीम जावेद ने सुनाई तो मैंने समझा कि ये सब्जेक्ट मेरे काबिल कहाँ है, मैं कैसे बनाऊंगा इसको। जब उन्होंने कहा कि साहब एक एंग्री मैन की कहानी है, खैर मैंने कहा कि सुनाओ। अब सलीम जावेद ने जब फिल्म को सुनाई तो मुझे बता रहे थे कि सुभाष, मैं जब सुना तो पूरी फिल्म सुनते मैं उसमें मुग्ध हो गया, और जब मैंने देखा और पिक्चर खत्म हो गई और मैं इतना अफेक्टेड हो गया उनके स्क्रिप्ट से कि मैंने बोला अब मैं ऐसी ही फिल्म बना दूं तो भी ये फिल्म एक अलग किस्म की फिल्म बनेगी। ये यशराज की तरह नहीं, यश चोपड़ा की तरह नहीं बनेगी, लेकिन यश चोपड़ा एक अलग फिल्म में बनाएंगे। तो मैंने इस फिल्म के लिए साहस किया और मैंने ये फिल्म बनाई। तो कभी कभी सब्जेक्ट भी ऐसे हमारे पास आते हैं जो कि प्रोबेबली हमारे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, हमसे अलग होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं हमारे लिए। अगर मैं कालीचरण फिल्म बना रहा हूँ या खलनायक बना रहा हूँ तो सडनली एक फिल्म काल भी आ जाती है सामने। या अगर सॉफ्ट फिल्में बना रहे हैं, रोमांटिक फिल्में बना रहे हैं तो एक बहुत ड्रामेटिक और इश्यू बेस्ड फिल्म आती है। अगर आप देखें तो यश जी ने इश्यू बेस्ड फिल्म बनाई, फूल का फूल सबसे पहले जो शुरू थी वो फिल्म बनाई, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। यश जी में दूसरी जो विशेषता थी, उनको पोइट्री से बहुत प्यार था, जो कि आज हमारे डायरेक्टर में किसी को, बहुत कम लोगों को है। जो आप कभी भी उनके साथ बैठिए तो एक आध शेर तो वो सुनाएंगे। उनकी दोस्ती साहिल लुधियानवी के साथ बहुत थी। जब मैं आया था मुझे मालूम है साहिल साहब के जो नगमे थे या नगम थी वो बहुत प्यार से सुनाते थे हमको। और अभी भी उनकी उर्दू और उनका जो शौक है पोइट्री के लिए वो आज भी है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि उनके सिनेमा में एक पोइट्री का और पेंटिंग का एक बहुत खूबसूरत रिफ्लेक्शन है। उनकी हर फ्रेम में आपको पेंटिंग लगेगी, मोस्ट ऑफ द फ्रेम्स, और उनकी उसमें पोइट्री लगेगी। जब वो गाना है या डायलॉग वर्सेस में आता है, जैसे कहा ना गुलजार साहब ने कहा, बिकॉज गुलजार साहब जैसे लोग जो हैं और साहिर लुधियानवी जैसे लोग जो हैं या आनंद बख्शी जैसे लोग हैं उनसे जुड़े हैं, और वो जो पोइट्री को और गाने को जो प्रेजेंट करते हैं वो उसको बहुत मीनिंगफुल करते हैं। हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि हम अपने गानों को तो बिल्कुल ही उसका एक म्यूटिलेशन कर देते हैं, उसका डिमोलिश कर देते हैं जो उसकी पोइट्री है। इतने विजुअल्स इतने हवी कर देते हैं, इतने वल्गर तो नहीं कहना चाहिए कि इतने कंपेलिंग कर देते हैं कि पोइट्री जो है खत्म हो जाती है। सुभाष जी, आपके साथ बातचीत हम जारी रखेंगे। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बातें जारी रखेंगे यश चोपड़ा का सिनेमा और उनकी विरासत। हमारे साथ स्टूडियो में जो पैनलिस्ट हैं वो हैं अनवर जमाल, जो कि मशहूर फिल्मकार हैं, NIMM वेटिकार्ड, जो कि मशहूर फिल्म समीक्षक और लेखिका हैं, और मीडिया कर्मी नीलेंदु सेन। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम देश देशांतर में। आज का विषय है यश चोपड़ा का सिनेमा और उनकी विरासत। ब्रेक से पहले सुभाष घई साहब कह रहे थे कि जिंदगी का एक उत्सव, एक श्रृंगार नीलेंदु दिखाई देता है यश चोपड़ा की फिल्मों में। जब आप देखते हैं और ख़ास तौर पर दीवार और त्रिशूल के संदर्भ में देखते हैं तो एक तरह का आइकॉनिक सिनेमा आपके सामने नज़र आता है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोग बात भी कर रहे थे। एक दर्शक के तौर पर भी पैशनेटली जब आप उनके काम को देखते हैं और अब एक फिल्मकार के तौर पर भी, तो कैसे आप रिएक्ट करते हैं? देखिए, यश, हम लोग मीडिया कर्मी जो कि विजुअल मीडियम के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिए यश चोपड़ा एक इंस्ट्रक्टर हैं और बहुत बहुत ऊंचे दर्जे के इंस्ट्रक्टर हैं। जब सुभाष जी जैसा आदमी ऐसी बात कर सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं, आप उस तरह सोच लीजिए। लेकिन यश जी को एक परिप्रेक्ष्य अगर हम देना चाहें तो 50 साल का जो करियर होता है और नस्ल दर नस्ल किसी को एड्रेस करने की जो क्षमता वो रखते हैं, वो आप किसी परिप्रेक्ष्य पे नहीं ढाल सकते। वो एक बहुत बड़ी धारा थे जो कि शायद उनके बाद भी बहती रहेगी, लेकिन वो उसको एक ऐसी दिशा दे गए हैं जिससे मतलब हिंदुस्तानी सिनेमा फॉरएवर इन्फ्लुएंस हो गया है। वो अब छाप कहीं जा नहीं सकती। I mean, brand Yash Chopra is there in the genes of the majority of filmmakers working in the mainstream cinema space. अनवर, आपसे पूछें कि जब एक फिल्मकार अपनी फिल्म बनाने की जो अप्रोच, उसमें शॉट टेकिंग हो या उसमें कास्टिंग का सवाल हो, म्यूज़िक का सवाल हो, स्क्रिप्ट का सवाल हो, जब वो खुद यशराज उसको करते हैं तो वो दूसरों से किस मामले में अलग आपने उनको पाया? दूसरों से अलग इस मामले में कि क्योंकि क्या है कि जो आपके संस्कार बनते हैं, जो आपका बचपन है और आपका जो पहला, दूसरा या तीसरा सिनेमा है, तो आप ये समझ लीजिए कि उस वक्त का सिनेमा जिसमें सईद अख्तर मिर्ज़ा के ये क्या नाम, अख्तर मिर्ज़ा साहब हैं, अख्तर उल ईमान साहब हैं, अभी सुभाष जी ने बताया कि अभी भी वो शेर जैसे आप कमाल करेंगे कि मतलब शिव बटालवी से लेकर के मुनव्वर राणा तक के शेर वेर उनको अच्छे से बिल्कुल अपडेट रहे कि नया शायर कौन है। तो सिनेमा जो है असल में ठीक है, वो एक सम्मिलित कला का एक रूप है, लेकिन बेसिकली जीवन कहाँ है, जीवन को देखने का नज़रिया कहाँ है। और सिनेमा जैसे माध्यम में जो हम पोइट्री के बारे में कहते हैं कि पोइट्री इज एसेंस ऑफ लाइफ, वो जीवन का सार है। और सिनेमा जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ कहानी नहीं है, कहानी कहने की कला भी है। तो कहानी कहने की कला जहाँ पर शार्प होती है, समाज के जिस हिस्से से वो आती है, तो वो अनुभव और अनुभव का वो विस्तार लगातार आपको उनकी हर फिल्म में मिलेगा। इसलिए वो उनको वो एक्सक्लूसिव बनाती है। जबकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कविता का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कविता से सरोकार नहीं है। सामाजिक यथार्थ को देखने की कहीं ना कहीं एक इच्छा तो है मन में, लेकिन वो पैनापन नहीं है कि आपकी टेकिंग कहाँ हो, मतलब आप खड़े किस ज़मीन पर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूर से एक सोचते हैं और तो वो दूर से सोचना साफ दिख जाता है कि बड़ा फैब्रिकेटेड सा है। तो ये जो एक इन्वॉल्वमेंट है बहुत, के एक आम आदमी इस वक्त क्या सोच रहा होगा इसके बारे में। एक फिल्म है उनकी, रब ने बना दी जोड़ी, वो स्कूटर पर है, बल्कि उन्हीं का स्टेटमेंट था ये कि नॉर्मली हिंदुस्तान में जब शादी की उम्र होती है, लड़के और लड़कियों की शादी होती है, तो मैं ये मानता हूँ कि 70% से ज़्यादा लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं, आदमी लोग इतने खूबसूरत नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थॉट जो है वो मतलब शाश्वत ना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप गेटअप देखें शाहरुख खान का और उस तरीके से थोड़ा सा एक भोंदूपन और वो सब जो लिया है, तो वो जो एक बहुत पैनापन है असल में कैरेक्टराइजेशन करते टाइम। फिर उसके बाद टेकिंग है, आपने मोस्टली आप देखा होगा कि दैट बाद के दिनों में तो अभी वो 360 पे जाने लगे थे, लेकिन जिस वक्त प्रोजेक्शन है अमिताभ बच्चन के टाइम पर, इट्स ए पावर की वो जो सिनेमा है जिसमें उनके फिल्मों के नाम सिर्फ दीवार नहीं बाकी फिल्मों में विजय है कि ये गरीब घर से आया हुआ आदमी फिल्म के अंत में या तो शहीद हो जाएगा या एक
शहीद माना जाएगा या उसके पास गाड़ी मोटर बंगला सब होगी और एक लड़की भी होगी। तो जो प्रोजेक्शन है उसमें जो प्लेसिंग है कैमरे की कि नीचे से ऊपर उसको उठाना है कैरेक्टर को, तो उसको टॉप एंगल पे मत लेकर के जाओ, हमेशा कहीं ना कहीं आपको कमर से नीचे बहुत सारे शॉट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो काला पत्थर हो या जो अमिताभ बच्चन की फिल्म है। तो दैट क्रेडिट गोज टू हिम, हाउ टू अंडरस्टैंड कैरेक्टर बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नैरेटिव। बहुत बहुत अच्छी बात कही अनवर आपने। ऐना, आपके पास आते हैं और ये करीब इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल होगा, और कई बार चूंकि पैनलिस्टों को ये शिकायत रहती है कि उनको वक्त कम मिला, लेकिन हम सोचते हैं कि सबकी शिकायत दूर ना भी कर पाएं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी बात यश चोपड़ा के बारे में जो आप कहना चाहती थी और जो हमने इस डिस्कशन में आपसे नहीं पूछा, इस नोट पर हम इसे ख़त्म करेंगे। आपके रिपोर्ट में कहा गया था कि उनकी फिल्में सामाजिक वास्तविकता से जुड़े थे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 70 के दशक के बाद और उन्होंने जो रोमांसेस बनाए थे उसमें काफ़ी फैंटेसी भी थी। कुछ लोग समझते हैं कि फैंटेसी बनाना आसान काम है, जो बॉलीवुड के डिशुम टाइप फिल्में बनाना या एक लड़की ट्यूलिप्स के खेतों में शिफॉन साड़ी पहन के भागती आ रही है, ऐसी फिल्में बनाना आसान है। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए, अगर आप यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस का ही सफ़र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीच में एक वक्त आया था जब वो यश चोपड़ा साहब कम फिल्में बना रहे थे और दूसरे निर्देशक ज़्यादा फिल्में बना रहे थे, और फिल्म समीक्षकों का हमेशा यही शिकायत रहा कि जो परफेक्शन हर फ्रेम में यश चोपड़ा ढूंढते थे वो परफेक्शन हर फ्रेम में हर निर्देशक ढूंढता था, लेकिन जिस तरीके से यश चोपड़ा कर सकते थे हर निर्देशक वो नहीं कर सकता था। तो ये एक परफेक्ट फ्रेम, ये बहुत खूबसूरत औरत जो शिफॉन साड़ी में स्विट्जरलैंड में घूम रही है, ये सब करना इतना आसान नहीं है। तो फैंटेसी, उन्होंने काफ़ी सारी फैंटेसी भी दिखाई है अपने रोमांसेस में, लेकिन ये जो फैंटेसी दिखाना ये भी बहुत मुश्किल काम है और ये उनकी कला थी। फैंटेसी के जरिए मुझे लगता है कि पूरे ग्लोबल एक सिनारियो को इंडिया में अच्छे से बड़े खूबसूरत तरीके से पेश करना, ये भी एक यश चोपड़ा ब्रांड की खासियत थी। वरना हम जहाँ से आते हैं हमें तो मालूम नहीं था कि इस तरह के ट्यूलिप गार्डन्स कहाँ होते हैं, या दुनिया भर में ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए जिन्होंने कहा कि यश जी आप हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आके सिनेमा बनाइए, क्योंकि इससे हमारे देश की टूरिज्म को फ़ायदा होगा। तो नए नए लोकेशंस बन के तैयार हुए ताकि वो यश चोपड़ा के सेंसिबिलिटीज़ में ढल कर लोग हिंदुस्तानियों की नज़र के आगे पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेंदु, बहुत बहुत शुक्रिया एनएमएम वेटिकाट और बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जमाल। आधी सदी का जो सफ़र है करीब करीब यश चोपड़ा का, उस पर बातें करने के लिए आधे घंटे का प्रोग्राम शायद बहुत छोटा है और हम सभी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल वक्त हमें इजाज़त इतनी ही देता है। यहीं पर हम बातचीत का समापन करेंगे। आप देख रहे थे देश देशांतर में यश चोपड़ा का सिनेमा और उनकी विरासत।